हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुशवाहा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधाराएं टॉपिक। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस- क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए थैंक यू। हेलो गाइस, आज टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दक्षिण पंथ में उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो बंगाल विभाजन के समय 1905 में प्रारंभ हुआ था। तथा दक्षिण पंथ में उग्रवादी जो स्वदे उग्रवादी थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन सूरत विभाजन के समय पर चलाया, जो 1907 में शुरुआत हुई थी। राजनीतिक निष्क्रियता 1916 से 1919 तक। दक्षिण पंथ में फिर से गांधीवादी में आता खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन यह है कि 1919 से 1924 तक था, और तथा असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। इसका कार्यकाल 1919 से 1924 तक का पूरा रहा था। गांधीवादी का खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का। और फिर दूसरा आता दक्षिण पंथ गांधीवादी, वामपंथ समाजवादी। इसमें एंटी साइमन मूवमेंट 1927 में भारत आया। साइमन कमीशन बोलते हैं उसे, जो 1927 में भारत आया हुआ। इसमें ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय संघर्ष की अनेक धाराएं थी। इसकी प्रमुख थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़े उग्रवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे से भिन्न थे। उग्रवादी ये कांग्रेस से संबंधित थे तथा हिंसक नहीं थे। उदाहरण लाला लाजपत राय। क्रांतिकारी ये कांग्रेस से संबंधित नहीं थे तथा हिंसक थे। उदाहरण भगत सिंह। भारतीय वामपंथ लेफ्टिस्ट, भारतीय दक्षिणापंथ राइटिस्ट। भारतीय वामपंथ ये परिवर्तनों की आस्था रखने के साथ साथ सुधारवादी तथा प्रगतिशील उग्रवादियों के लक्ष्य एवं साधना पर भी आस्था रखते थे। भारतीय दक्षिणापंथ ये परिवर्तनों में आस्था रखते, किंतु सुधारवादी तथा प्रगतिशील उग्रवादी लक्ष्य और साधन में आस्था नहीं रखते थे। उग्रवादी मॉडरेट विचारधारा, मॉडरेट संवैधानिक व्यवस्था ब्रिटिश ढांचे के अंदर संघर्ष करना, संवैधानिक सुधार की मांग करना, संवैधानिक तरीके आवेदन प्रतिवेदन इत्यादि, सामाजिक सुधार के मुद्दे अनुपस्थित, जन आंदोलन अनुपस्थित था। आर्थिक मांगे राष्ट्रीय तौर पर उग्रवादी थी। राष्ट्रीय उदारवादिता का प्रतिनिधित्व करता है। उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा संवैधानिक व्यवस्था के बाहर जाकर संघर्ष। नेक्स्ट सुधारों से स्वराज की ओर मांग तथा स्वराज का मतलब भारतीयों की सरकार। गैर संवैधानिक तरीके से बहिष्कार स्वदेशी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी के इस पर सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक पक्ष थे, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण, भारतीय कला, उद्योग, भारतीय बैंक, भारतीय सरकार इत्यादि। नेक्स्ट है जन संगठन। नेक्स्ट है जन आंदोलन। पहला जन आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। इस नेतृत्व के द्वारा भारतीय परंपरा के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया, जो प्रेरित करने का दृष्टिकोण था। गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, गंगा स्नान इत्यादि। स्वराज डोमिनियन दर्जा, स्वशासन, अपनी स्वयं की सरकार की मांग की। पूर्ण स्वराज पूर्ण संप्रभुता के साथ अपनी स्वयं की सरकार की मांग। 1919 की घटनाओं से गांधी जी का अंग्रेजों के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण असहयोग में बदल गया। इसकी अभिव्यक्ति गांधी जी के नेतृत्व में दो आंदोलन थे, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है ये दोनों आंदोलन जुड़े हुए थे। गांधी जी हिंदू और मुस्लिम एकता की स्थापित की थी। खिलाफत आंदोलन का लक्ष्य खिलाफत का मुद्दा था और असहयोग आंदोलन के तीन लक्ष्य थे: खिलाफत युद्ध, पंजाब का मुद्दा, स्वराज का मुद्दा। इन आंदोलनों का राजनीतिक असक्रियता समाप्त हो गई, जो 1907 में सूरत के विभाजन से आरंभ हुई थी। गांधीवादी विचारधाराएं
नवीनतम वैचारिक आधार पर जैसे सत्याग्रह, अहिंसा, साधन और साध्यों की पवित्रता, राजनीतिक संघर्ष में नैतिकता, नवीन साधन और तरीके जैसे असहयोग विचार, विस्तारित बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, शांतिपूर्ण तरीके से कानून तोड़ना, भूख हड़ताल, यात्राएं, गांधी मार्च, सामूहिक गिरफ्तारी इत्यादि। संघर्ष विराम संघर्ष का दृष्टिकोण जो एक रणनीतिक दृष्टिकोण था। इस आधार पर हम आम लोगों की आम लोगों पर आधारित जन आंदोलन को निरंतर नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि लोगों के संघर्ष करने की सीमाएं होती हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ, जो चलकर आगे चलकर 1924 में समाप्त हो गया, तथा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जो 1922 में समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ, जिसे 1934 में विराम दे दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ, जिसे 1943 में विराम दे दिया गया। व्यापक जन संगठन दृष्टिकोण और राष्ट्रीय संघर्ष को बहुवर्गीय संघर्ष के रूप में समझा जाना, जैसे हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल, हरिजन सुधार, कृषकों का संगठन, महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। राष्ट्रीय संघर्ष में सामाजिक आर्थिक आयामों को जोड़ा। ऐसा पहले भी था कि उदारवादियों ने आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की, उग्रवादियों ने स्वदेशी का विचार रखा, जिसका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पक्ष था, जो गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम था, जिसके अनेक पक्ष थे, जैसे चरखा कुटीर उद्योग, हिंदू मुस्लिम की एकता, हरिजन सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा, महिला उत्थान। समाजवादी विचारधारा इस स्वतंत्रता के आर्थिक अर्थों में परिभाषित किया, और यह विचार रखा गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी अर्थपूर्ण है जब इसमें आर्थिक स्वतंत्रता निहित है। वर्गीय मुद्दों पर उग्रवादी पक्ष, जैसे कृषक मुद्दों पर, श्रमिकों के मुद्दों पर तथा कांग्रेस कार्यक्रम में उसे शामिल करना। आर्थिक मुद्दों पर उग्रवादी विचार, जैसे पूंजीवादी का विरोध, जमींदारों का विरोध, पूर्ण स्वराज्य का विचार, आर्थिक प्रगति का नवीन विचार, जैसे नियोजन, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका, आधुनिक उद्योग का विकास इत्यादि। कृषक, श्रमिक और युवा छात्र का संगठन को नई दिशा, देशी रियासत के आंदोलन, लोगों के आंदोलनों के प्रति सकारात्मक दृष्टि से उन्हें समर्थन देने की बात। वामपंथी दृष्टिकोण, गांधी जी पर वामपंथियों का प्रभाव। 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। 1931 में कराची सत्र, मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय आधुनिक आर्थिक कार्यक्रम पर 20 सूत्री प्रस्ताव पारित किए गए। 1934 में कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी की पार्टी की स्थापना की गई। 1936 में लखनऊ सत्र, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे, उनका कथन था, समाजवाद विश्व की समस्याओं का भारत समस्याओं की कुंजी है। समस्याओं का से तात्पर्य का समाजवादी, साम्राज्यवादी शोषण, पूंजीवादी शोषण, उपनिवेशवादी शोषण, जातिवादी जमींदारी इत्यादि। 1936 में फैजपुर सत्र में, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी तथा विस्तृत कृषक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 1938 में नेहरू सुभाष के प्रयासों से राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष नेहरू थे, तथा यह समिति कांग्रेस के अंदर बनाई गई थी। 1939 में त्रिपुरी सत्र जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और प्रजामंडल आंदोलन में सहभागिता पर प्रस्ताव रखा। प्रजामंडल आंदोलन, यह देशी रियासतों के क्षेत्र में प्रजा के द्वारा 1920 के दशक में राजाओं के निरंकुशवादी शासन के विरोध में आंदोलन किया गया। यह प्रजातांत्रिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य था प्रजातांत्रिक सरकार। इसी को प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। गांधी जी का दृष्टिकोण था कि इस आंदोलन में कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी, किंतु समाजवादी नेतृत्व का इसमें हिस्सा लेने और सहयोग देने का था। 1939 में त्रिपुरी सत्र में समाजवादियों के प्रभाव में अप्रयुक्त प्रस्ताव पारित किया गया, तथा इस पर सत्र के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1942 में
के आंदोलन के विस्तार देसी रियासत में कर दिया गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर।